हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्री नेट जारा फिजिक्स। आज की क्लास में हम क्या करने वाले देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जैसे आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, इन सब की बात करेंगे। इन सब का जो बेसिक आइडिया, इनके जो फॉर्मूलाज हैं, जिन चीज़ों का हमको नॉलेज होना चाहिए, सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे। देन जीरोथ लॉ, देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करेंगे और अलग अलग ये जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं उसका उनके अंदर फर्स्ट लॉ को इम्प्लाई करके देखेंगे क्या चीज़ आती है उसमें। ओके, देन उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स है, वो न्यूमेरिकल्स होमवर्क के लिए है, तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस करिएगा, जिनको हम नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें उनके सॉल्यूशंस में दूंगी। और मैं यही बोलूँगी कि जो भी थ्योरी आप पढ़ते हैं उसके मैक्सिमम जितने हो सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करें, जहाँ से भी मिलते हैं सभी जगह से। ओके, प्रीवियस ईयर से या जहाँ पे भी पॉसिबल हो, जो भी टॉपिक से रिलेटेड आता है सारा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में फर्स्ट प्रोसेस जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, अब आइसोकोरिक प्रोसेस जो है वो होता क्या है इसकी बात करते हैं। तो देखिए, आइसोकोरिक का मतलब है कि जो वॉल्यूम है ना, जो प्रोसेस हो रहा है, अगर उस प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम जो है वो पूरे प्रोसेस के टाइम पे कांस्टेंट रहती है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो किस टाइप का प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। ठीक है, अब अगर देखिए, इसमें मैंने पहले लिखा हुआ नहीं रखा है, इसका रीज़न ये है कि इसमें एक्सप्लेन करते टाइम अगर लिखूंगी तो उससे बेटर आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, वॉल्यूम कांस्टेंट यानी वी कांस्टेंट, वी अगर कांस्टेंट है तो डी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए, मेन इसका मतलब तो ये हो गया आइसोकोरिक यानी वॉल्यूम कांस्टेंट। अब इसके लिए जो चीज़ें सिंप्लीफाई करना वो हम देख रहे हैं, तो वी कांस्टेंट है यानी डी वी जीरो। अब देखिए, वर्क डन की जब हम बात करते हैं डी डब्ल्यू, तो वो क्या होता है, वर्क जो मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में या लास्ट टू क्लास, आई डोंट रिमेम्बर दैट मच, बट उसमें ये था कि डी डब्ल्यू जो है वो क्या, वर्क में वर्क जो हो रहा है। ठीक है, अब वर्क होता है तो वो क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू चेंज इन क्या होता है, वो सारा हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग डी डब्ल्यू को हम क्या पी डी वी लिख सकते हैं। अब डी वी की वैल्यू जीरो है, दैट मीन्स डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी इसमें कोई वर्क नहीं किया गया है। अगर मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करना चाहूँ तो पी वी का प्लॉट करूँ, तो देखिए इसके अंदर क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी वॉल्यूम की फिक्स कर दी, अब ये प्रोसेस हो रहा है। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होगा ना, उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का वर्क जो है वो नहीं किया जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, अब इसको फर्स्ट लॉ में कैसे अप्लाई करते हैं वो फर्स्ट लॉ पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगी। आइसोकोरिक के बाद में सेकंड प्रोसेस आता है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, जैसे इस तरह से पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाता है, उसी तरीके से आइसोबैरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या कांस्टेंट हो, प्रेशर। ओके, हियर प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, जैसे इसमें मैंने ये कर्व बनाया, वैसे अगर मैं यहाँ बनाती हूँ पी और वी का, तो किस तरीके से आएगा, ये प्रोसेस इस तरीके से हो रहा है ना, इधर ये इस तरीके से हो रहा है, इधर ये इस तरीके से हो रहा है, यानी ए से कोई बी पॉइंट पे जा रहा है, तो इस पूरे टाइम पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। अब देखिए, वही वर्क डन की अगर मैं बात करती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू पी डी वी, राइट। तो इस केस के अंदर डब्ल्यू क्या हो जाएगा, प्रेशर तो वो का वही है, कांस्टेंट है, चेंज किस में हो रहा है, वॉल्यूम में। यहाँ पर वॉल्यूम कितनी थी, वी ए, यहाँ पर वी बी, ये कोई पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, जो भी है, तो जो चेंज वॉल्यूम में होता है वही होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। फिर इस डी वी की ए से लेकर बी तक जो भी इनिशियल पॉइंट है, जो भी फाइनल पॉइंट है, उसकी लिमिट बन जाएगी। जैसे इनिशियल पॉइंट में ए मानती हूँ, फाइनल पॉइंट में बी मानती हूँ, तो क्या हो जाएगा, वी ए से वी बी तक हो जाएगा इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट। तो प्रेशर डी वी का इंटीग्रेशन क्या, वी वी बी माइनस वी है। अब पी वी क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन से पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, दैट मीन्स अगर मैं इसको एन आर टी वाली फॉर्म में लिखती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एन आर टी बी माइनस टी ए। ठीक है, और फिर इसको एन आर, जैसे ये डेल्टा वी था वैसे क्या डेल्टा टी, यानी चेंज इन टेम्परेचर कितना है, उस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। ओके, अब फर्स्ट लॉ का भी मैं थोड़ा सा साथ में बताते हुए चलती हूँ। जैसे कि देखिए, फर्स्ट लॉ जो बोलता है, अभी मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, केवल डी की इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। ठीक है, तो इस केस के अंदर जैसे इस चीज़ में भी अगर मैं अप्लाई करती हूँ ना, तो डी की इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब यहाँ पर क्या था, डी डब्ल्यू जीरो था, इसका मतलब डी क्यू जो है वो
du के बराबर है। दैट मीन्स जो हीट जो है सिस्टम में जो चेंज आ रहा है इन द हीट ऑफ द सिस्टम वो किसके बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, हीट में जो चेंज है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर है। इसी तरीके से अगर मैं इसको और एक्सपांड करूँ तो क्या लिखूंगी, डी क्या होता है, एन सी वी डी टी लिख सकती हूँ, जो हमने पहले किया था एन मोल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो। ठीक है, अब यहाँ पर आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर हम देखते हैं तो डी क्यू क्या है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, दिस इज चेंज इन हीट, this is change in internal energy, and here dw refers to the change in work. Okay, that means work done in the system or on the system or by the system, and according to that we will specify what will be the sign for dw, right? So here we can write it as du equals to ncv dt. Okay, dw, what can I write here, dw equals to pdv. And for isobaric process, when pressure is considered constant, we can solve it and write it as nr del t. So it is nr del t. Here dt del t same change, that is change in temperature. So I take n and del t common, then it is cv plus r. Okay, delta t. Now as according to Mayer's relation, cp minus cv is equal to r. So cv plus r equals to cp, that is specific heat at constant pressure. Okay, so it can be written as ncp delta t. ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, क्या कॉन्स्टेंट रहता है, इक्वेशंस किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। आइसोबैरिक प्रोसेस अगर वो न्यूमेरिकल्स में दे देता है तो उस केस में हमको प्रेशर कॉन्स्टेंट करके क्या चीज़ें काम में लेनी होती है, क्या चीज़ें अप्लाई करनी होती है, वो चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट करके देख लिया, प्रेशर कॉन्स्टेंट करके देख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट करके देखते हैं। तो टेम्परेचर कांस्टेंट अगर किसी प्रोसेस में होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है कि टेम्परेचर जो है वो सिस्टम का कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी जो है वो 0 हो जाएगा। अब देखिए, जो हम इंटरनल एनर्जी इतनी देर से जो इंटरनल एनर्जी में चेंज लिख रहे हैं वो क्या होता है, एन सी वी डी टी होता है, राइट। डेल्टा यू क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। अब डेल्टा टी अगर 0 है, टेम्परेचर में चेंज 0 है, तो इस इक्वेशन से डेल्टा यू भी 0 हो जाएगा, यानी इसमें इंटरनल एनर्जी में भी जो चेंज है वो 0 हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 है, इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं डी क्यू इक्वल्स टू वाली इक्वेशन लिखती हूँ, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो डी यू तो 0 हो गया, इसका मतलब डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा इस केस के अंदर। ठीक है, अब मैं डी डब्ल्यू की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहूँ तो देखिए, डेल्टा डब्ल्यू जो है वो किसके बराबर होता है, पी डी वी के बराबर होता है, राइट। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी से मैं पी को क्या लिख सकती हूँ, एन आर टी बाई वी लिख सकती हूँ। अगर मैं ऐसा लिखती हूँ तो वी तो वेरिएबल जो है वो डी वी के साथ आ जाएगा, बाकी एन आर कॉन्स्टेंट है और टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो कॉन्स्टेंट ही होगा, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एन आर टी, इंटीग्रेशन कर देती हूँ मैं वर्क डन निकालने के लिए, डी वी बाई वी, और वॉल्यूम मान लेते हैं कोई इनिशियल स्टेट ए से फाइनल स्टेट बी में जा रहा है, तो वॉल्यूम में चेंज क्या होगा, वी ए से वी बी तक। ठीक है, अब 1/v का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एन एल हो जाता है, एल एन है ना, एल एन हो जाता है ना, इंटीग्रल ऑफ 1/x एल एन एक्स। तो इस तरीके से इसको मैं क्या लिखूंगी, एल एन की फॉर्म में आ जाएगा। फिर एल एन ए माइनस एल एन बी इक्वल्स टू एल एन ए बाई बी, वो प्रॉपर्टी यूज करके एन आर टी एल एन वी बी डिवाइडेड बाई वी ए आ जाएगा। ओके, और डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू, तो डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू जो वर्क डन है वो टोटल क्यू हम निकालते तो वो भी इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके अंदर अगर मैं पी वी कर्व की बात करूँ, ये पी ये वी, तो जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो तो कर्व आता है कुछ इस तरीके का। ठीक है, फोर्थ हम बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की। तो इस प्रोसेस में क्या है कि जो हीट है ना वो कांस्टेंट रहती है, हीट कांस्टेंट रहती है, इसका मतलब कि नो हीट एक्सचेंज। इस तरह के प्रोसेस में हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं पी वी कर्व प्लॉट करती हूँ तो ये कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, स्लोप का डिफरेंस है। स्लोप से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल से आई होप अब देख के आप लोग उसको कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है उसकी बात करते हैं। तो इसके लिए इक्वेशन होती है पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट।
ठीक है। थोड़ा सॉल्व करके इक्वेशन आती है कि पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, यहाँ पर गामा क्या है, रेशियो ऑफ, वो जो हमने निकाला था ना लास्ट टू लास्ट क्लास में, स्पेसिफिक हीट का रेशियोज होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर और वॉल्यूम का ना, उस तरीके से ये निकल जाता है। गामा इक्वल्स टू क्या होता है, सी पी बाय सी वी। ठीक है। अब देखिए इसकी जो दूसरी फॉर्म से उनको अगर हम निकालते हैं तो आइडियल गैस के लिए हम बात करें ना, तो उसके लिए 1 मोल के लिए पीवी क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, एन इक्वल्स टू 1 देन पीवी इक्वल्स टू आर टी। अब यहाँ से प्रेशर की वो वैल्यू क्या हो जाएगी, आर टी बाई वी, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आर टी बाई वी, इसको है ना, फिर वी की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, आर तो खुद कॉन्स्टेंट है तो टी, और वी की पावर क्या हो जाएगी गामा, और नीचे 1 है ऊपर जाएगा -1, गामा -1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ तो ये केवल ये ध्यान रखना, पी वी टी और गामा कॉन्स्टेंट, इससे आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको प्रेशर और टेम्परेचर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, प्रेशर टू द पावर 1 माइनस गामा, टेम्परेचर की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके। इस तरीके से एडियाबेटिक इक्वेशंस जो होती हैं, इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है, सॉरी इसकी जो सिंपल इक्वेशंस है, वो इस तरीके से दी जाती है कि कौन सा टर्म किस तरीके से रिलेशन होकर डिपेंडेंसी कांस्टेंट हो रही होती है। ओके। अब देखिए वर्क डन की अगर बात करूँ तो डी डब्ल्यू वाई पी डी वी, इसके लिए जब हम एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, पूरी कैलकुलेशन अभी हम यहाँ नहीं करेंगे, हमको फिर फाइनल रिजल्ट ध्यान होना चाहिए। क्या होता है, एन आर, एन पता है नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, गामा ये रेशियो, और फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ओके। टी बी माइनस टी है। तो ये हो जाता है एडियाबेटिक प्रोसेस में कितना वर्क होता है, वर्क डन। अब देखिए आपको जैसे वर्क के में तो साइन बता चुकी थी मैं कि अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो क्या होगा, डी डब्ल्यू जो वर्क का साइन है वो नेगेटिव आएगा। एक बार और यहाँ पे स्पेसिफाई कर देती हूँ। देखिए वर्क की जब हम बात करते हैं ना, तो वर्क डन ऑन सिस्टम, दैट मीन्स कौन सा साइन आएगा, उसका नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि हमको सिस्टम पे काम करना पड़ रहा है और खुद। और वर्क डन बाय सिस्टम अगर हो, यानी सिस्टम काम कर रहा है, हम यही चाहते हैं ना कि हम कोई सिस्टम की बात करें तो वो खुद काम करे, अपन क्यों करें इस तरीके से। ठीक है। तो वर्क डन बाय सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देन हीट की बात करते हैं, तो हीट अगर एब्जॉर्ब हो रही है ना तो साइन आएगा पॉजिटिव। ठीक है। और अगर वो हीट को रिजेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स साइन आएगा नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशंस होते हैं जो आपको क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में काम में आते हैं। तो ये हमने प्रोसेसेस पढ़ लिए हैं जो मैंने, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है। अब देखिए बाकी थोड़ा सा हम उसमें फर्स्ट लॉ में कवर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं वो वाला पार्ट हम, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो सबसे पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबसे इजी पार्ट है क्वेश्चन बनने के, मतलब वो कुछ थ्योरेटिकल ऐसे डिफाइंड टेम्परेचर ऐसा कुछ आया, तो बाकी इससे क्या क्वेश्चन बनना, न्यूमेरिकल्स की इसका टेंशन है नहीं इसकी। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि इफ़ टू सिस्टम्स आर सेपरेटली इन इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम। ठीक है। दो सिस्टम है वो सेपरेटली एक थर्ड सिस्टम के साथ में इक्विलिब्रियम है, दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। देखिए सिंपल एक्सप्लेन करूँ तो ये कोई सिस्टम ए है, ये कोई सिस्टम सी है। ए जो है वो सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी इसका जो टेम्परेचर है टी है वो सी का जो टेम्परेचर टी सी इसके बराबर होगा। इसी तरीके से हम मान लेते हैं कोई सिस्टम बी है, वो भी सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम है, यानी इसका टेम्परेचर टी बी है, इसका टेम्परेचर टी सी है, तो वो भी बराबर होगा। तो अगर ए सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो अगर मैं ए को बी के साथ में रखूँ तो उस टाइम पे कोई टेम्परेचर में चेंज आ पाएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या टी ए इक्वल्स टू टी सी है, टी बी इक्वल्स टू टी सी है, तो टी ए जो है वो भी टी बी के बराबर होगा, यानी इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो भी बराबर होगा, तो ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जो दोनों सिस्टम्स हैं अगर उनका टेम्परेचर बराबर होता है तो उस केस के अंदर हम बोलते हैं कि वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये लोग किस काम में आता है, जो इट इज़ यूज टू डिफाइन टेम्परेचर डिफाइन करने के काम में आता है। ठीक है। हम इसे बता सकते हैं कि अगर टेम्परेचर अगर हमको पता हो दोनों सिस्टम का तो हम बता सकते हैं कि वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है या फिर नहीं है। ठीक है। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हो गया। अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ना वो क्या एक तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन बताता है। क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके। तो इसके अंदर क्या है
If an infinitesimal amount of heat dq is given to the system, then its some part is used to do work dw and the other part is used to change the internal energy du. That means अगर कोई सिस्टम है उसमें हीट में चेंज जो है वो dq हो रहा है, ठीक है, उसको अगर इतनी dq हीट दी जाती है तो dq इक्वल टू du प्लस dw, यानी मैं उसको अगर dq अमाउंट ऑफ हीट दे रही हूँ तो वो जो हीट है वो दो पार्ट्स में काम में आएगी। एक तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में जिसको हम du बोलते हैं, और दूसरा क्या है सिस्टम के काम करने में, टू डू वर्क करने में काम में आती तो इसको dw बोलते हैं। तो ये क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन बता रहा है कि dq इक्वल टू du प्लस dw। सिग्निफिकेंस की हम बात करें कि इस लॉ का क्या सिग्निफिकेंस है, तो एक तो ये हीट है, ये एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन भी एक तरीके से एनर्जी की फॉर्म है। तो हम इस चीज़ से क्या बता सकते हैं कि हीट जो है वो भी क्या है, एनर्जी की ही फॉर्म है, ठीक है। एक तो ये सिग्निफिकेंस हो जाता है इसका, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एक मैं शुरू में ही बता दिया कि ये क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है, यानी क्या है कि एनर्जी इज कंजर्व्ड इन थर्मोडाइनमिक सिस्टम्स, मतलब सिस्टम में एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, उस पॉइंट को बताता है। तो सिंपल सा एनर्जी कंजर्वेशन का ये फॉर्मूला है और इससे काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं अलग अलग प्रोसेसर इंक्लूड करके, तो किस तरीके से वो चेंज होता है वो थोड़ा देखते हैं अब, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस की। हेडिंग है फर्स्ट लॉ इन डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है, ये जो अलग अलग प्रोसेस है इनमें हम लोग फर्स्ट लॉ को अप्लाई करने वाले हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस की हम बात करते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या है फर्स्ट लॉ की, कि डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब देखिए साइक्लिक प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, कोई सिस्टम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होता है, फाइनल स्टेट जो है वो वापस घूम फिर के उसी इनिशियल स्टेट पर आ जाता है, ठीक है। यानी इसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर सेम हो, कोइंसाइड कर जाए, तो हम उसको प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। अब देखिए डी यू हम बात करते हैं, तो इंटरनल एनर्जी जो है ना वो क्या है, एक स्टेट फंक्शन होती है, ठीक है, स्टेट फंक्शन होती है। इसका मतलब क्या है कि जो इनिशियल स्टेट है और वो फाइनल स्टेट सेम है, तो उसका मतलब ये है कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। तो अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट फंक्शन मतलब कि पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, स्टेट पे डिपेंड करेगी। और साइक्लिक इसका मतलब कि ये घूम फिर के वापस यहीं आ रहा है, इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट है। तो ऑफकोर्स इस पॉइंट पे सेम इंटरनल एनर्जी होगी, तो इसका मतलब क्या है कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, डी यू जो है वो जीरो आ जाएगा। अगर डी यू की वैल्यू जीरो है साइक्लिक प्रोसेस में ना, अगर डी यू की वैल्यू जीरो है तो डी क्यू कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू, ठीक है, यानी चेंज इन हीट जो है वो वर्क डन और वर्क बाय द सिस्टम के बराबर हो जाएगी। ये कंसेप्ट हो गया साइक्लिक प्रोसेस के अंदर। अब हम बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का तो मैं अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होगा, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट तो डी डब्ल्यू जीरो होगा, डी डब्ल्यू जीरो है तो डी क्यू इक्वल टू डी यू होगा। यानी अगर हम सिस्टम को हीट देते हैं, इसका मतलब क्या समझे आप, अगर सिस्टम इज गिवन हीट, सिस्टम को हीट दे रहे तो डी क्यू पॉजिटिव, इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी सिस्टम की, ओके। अब अगर हीट जो है वो सिस्टम एब्जॉर्ब नहीं कर रहा जबकि सिस्टम हीट को रिलीज कर रहा है, ठीक है, अगर हीट इज गिवन बाय द सिस्टम, जैसे वर्क डन ऑन और बाय वैसे हीट गिवन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम हीट को बाहर निकाल रहा है तो उसमें हीट कम हो रही है, तो डी क्यू क्या नेगेटिव, और डी क्यू इक्वल्स टू डी यू से डी यू भी नेगेटिव, यानी इस केस में इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की। एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हीट की बात करें तो डी क्यू जो है वो जीरो होता है, यानी क्यू जो है वो कॉन्स्टेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं ये। तो इस केस के अंदर हमने देखा था, इक्वेशन वगैरह देख लीजिए। अब हम इसी तरीके से इसका जो है वो सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस जो है, कंसेप्ट समझते क्या होता है ना थियोरेटिकल। तो देखिए डी क्यू जीरो है अगर, तो डी यू प्लस डी डब्ल्यू जीरो होगा, राइट। इसका मतलब क्या होगा कि जो डी यू है वो माइनस डी डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, डी डब्ल्यू को पी डी वी लिख सकती हूँ मैं, तो माइनस पी डी वी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो माइनस नेगेटिव के बराबर है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि वर्क
डन बाय सिस्टम, ठीक है। वर्क डन बाय सिस्टम अभी साइन कन्वेंशन बताए थे, अगर सिस्टम काम करता है तो अच्छा है और हम सिस्टम पे काम करते तो गलत बात। तो अगर सिस्टम काम करता है वर्क डन बाय सिस्टम तो डब्ल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव है, यानी डी डब्ल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव के आगे नेगेटिव साइन आ गया, टोटल क्वांटिटी माइनस डी डब्ल्यू क्या होगा, नेगेटिव हो गया। इसका मतलब डी यू नेगेटिव है, डी यू नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि चेंज नेगेटिव आने का मतलब है कि फाइनल एनर्जी जो है वो इनिशियल एनर्जी से कम है। यानी अगर वर्क डन बाय सिस्टम है, इसका मतलब क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं बोल लूँ वर्क डन ऑन सिस्टम, तो अगर हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो डी डब्ल्यू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो डी यू पॉजिटिव, डी यू बढ़ रहा है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। इस तरीके से हम बता सकते हैं क्या है, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बन जाता है ना कि इस केस में क्या होता है, तो हमको ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं, राइट। अब फ्री एक्सपांशन की बात करते हैं। फ्री एक्सपांशन किसको बोलते हैं हम, फ्री एक्सपांशन में क्या होता है कि अगर एक सिस्टम जो है, मान लीजिए कोई गैस है, ठीक है, वो इस तरीके से एक्सपांड हो रही है कि उसके अंदर ना तो हीट आ रही है सिस्टम में, ना हीट जा रही है, यानी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। डी क्यू जो है वो 0 है। और इसी के साथ साथ सिस्टम जो है ना तो काम हम सिस्टम पे करें ना सिस्टम खुद काम कर रहा है, यानी डी डब्ल्यू जो है वो भी 0 हो। अगर ऐसा प्रोसेस हो जिसमें डी क्यू 0 हो, डी डब्ल्यू 0 हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपांशन बोलते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट लॉ इन दिस प्रोसेस अप्लाई करती हूँ, तो डी क्यू इक्वल्स टू फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डी यू प्लस डी डब्ल्यू, राइट। अब डी क्यू हमको 0 है पता है इस एक्सपांशन में, डी डब्ल्यू 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डी यू भी 0 है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है, इसका मतलब इनिशियल एंड फाइनल स्टेट दोनों की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, तभी चेंज 0 होगा ना, हैव सेम इंटरनल एनर्जी, ठीक है। डी यू 0 है, इसका मतलब क्या है कि ये तो केवल स्टेट पे डिपेंड करता है, तो उन दोनों स्टेट में एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, तभी डी यू 0 होगा, यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है उनकी सेम इंटरनल एनर्जी है। अब हम देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स, इनके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, क्या होता है फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी क्या है, प्रेशर एक्सपांशन कोफिशिएंट क्या है, एडीबीटी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी एंड आइसोथर्मल कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इनके बारे में बता देती हूँ मैं। सबसे पहला हमारा आता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, ये किसको बोलते हैं, इसको हम अल्फा से डिनोट किया जाता है। अल्फा क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई वी, याद भी करते चलना साथ में है ना, 1 डिवाइडेड बाई वी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अल्फा इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई वी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यानी जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है उस केस में अगर हम प्रेशर को तो हमने कांस्टेंट कर दिया, ओके, देन हम टेम्परेचर को अगर चेंज करते हैं तो वॉल्यूम किस तरीके से चेंज होती है, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट रखने के बाद में अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो वॉल्यूम किस तरीके से चेंज होती है, उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा, ओके। नेक्स्ट आता है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, इसको हम के टी से डिनोट करते हैं, कापा टी, ओके। ये किसके बराबर होता है, -1 बाई वी डेल वी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, -1 बाई वी डेल वी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, यानी इसके केस के अंदर क्या है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं उस केस में प्रेशर को चेंज करने से वॉल्यूम किस तरीके से चेंज हो रही है वो चीज़ बताने के लिए जो कोफिशिएंट है, जो वेरिएबल मतलब जो ये टर्म यूज में रहते हैं वो है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर के साथ में वॉल्यूम का चेंज देखना है, तो देखिए नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होती है। इसको थोड़ा सोच के देखना, पिस्टन वगैरह में इमेजिन करके, जितना भी इमेजिन करके सीखोगे ना चीज़ों को उतना समझ में आएगा। पिस्टन है, ठीक है, प्रेशर से हमने लगाया, पिस्टन से प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब है हमने उसको दबाया, ठीक है, तो प्रेशर लगाने से मैंने दबाव लगाने के कारण उसकी जो वॉल्यूम है वो श्रिंक होके मतलब वो वॉल्यूम जो है वो कम हो जाती है, राइट। तो इसलिए नेगेटिव साइन आया, बिकॉज इफ यू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट इंक्रीज द प्रेशर इन द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, ठीक है। अब बात आती है प्रेशर एक्सपांशन कोफिशिएंट बीटा की, ठीक है। तो ये क्या होता है, बीटा इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई पी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वी, राइट।
तो अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखती हूँ तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने पर टेम्परेचर में चेंज करने पर प्रेशर किस तरीके से चेंज होता है, वो कोफिशिएंट ये वाला होता है बीटा। देन इट इज एडियाबेटिक कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम ई एस से डिनोट करते हैं, राइट। ई एस का फॉर्मूला होता है ई एस इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी, ठीक है, डेल्टा पी बाय डेल्टा वी एट कांस्टेंट एस। यहाँ पर एस एस यानी एंट्रोपी, एंट्रोपी कांस्टेंट है। देन हम वॉल्यूम और प्रेशर का जो रिलेशनशिप है उसकी बात कर रहे हैं। देन हियर इज आइसोथर्मल कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। आइसोथर्मल आ गया, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, राइट। यहाँ पर देखिए एंट्रोपी कैसे कांस्टेंट हुई, डी एस चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, डी क्यू डिवाइडेड बाई टी होता है, राइट। अब एडियाबेटिक है, इसका मतलब कि हीट कांस्टेंट टी क्यू जीरो, और डी क्यू जीरो इसका मतलब डी एस जीरो, डी एस अगर जीरो है यानी एस जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में इस तरीके से एंट्रोपी कांस्टेंट हुई है, ठीक है ना। उसके बाद आइसोथर्मल के अंदर क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ई टी का फॉर्मूला क्या होता है माइनस वी डेल्टा पी बाय डेल्टा वी टी। टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पर इस तरह का जो रिलेशन होता है उसको ये बोलते हैं। तो ये सारे फॉर्मूला जो है ना आपके माइंड में होने चाहिए, ओके, किस तरीके से किसको कांस्टेंट करते हैं, कैसे क्या होता है। तो आज की क्लास में हमने पहले सारे प्रोसेसेस की स्टडी करी, उसके बाद में हमने जीरोथ लो, देन फर्स्ट लो को डिफरेंट प्रोसेस में अप्लाई किया, देन हमने कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स इनके बारे में डिस्कशन किया। तो अब मैं आपको जो क्वेश्चन है वो बता देती हूँ, एक एक करके आप उनके स्क्रीनशॉट्स ले लेना और उनको अभी तक का जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग, अभी तक का मीन्स केवल इस वीडियो का नहीं, अब तक के जो भी लेक्चर्स पढ़े हैं हर लेक्चर से कुछ सीखने को मिलता है, तो सब चीज़ अप्लाई करके वैसे पर्टिकुलर इस टॉपिक की ही वो क्वेश्चन है तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करना, ओके। तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये दोनों फर्स्ट लो के ही क्वेश्चन है, ज़्यादातर फर्स्ट लो का ही सारा मैटर है इसमें ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 128 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10, ओके। तो आई होप आपने एसेस ले लिए होंगे, स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे। अब आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा और नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं इन सब के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कभी कभी बोल जाती हूँ, ओके। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड स्टडी वेल, ओके, बाय।